नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना काफ़ी पुरानी है। 4 साल 3-4 साल पुरानी ये घटना है, लेकिन ज़रूरी है आपको इस घटना को समझना। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला इंदौर, तारीख थी 27 मई 2021। भोपाल में कोलार इलाके में, वो शहर इंदौर नहीं भोपाल है। भोपाल के कोलार इलाके में सवेरे सवेरे थाने पर यह सूचना मिली कि अमरनाथ कॉलोनी और कलियासोत नदी के बीच में मैदान में एक शव को कुत्ते और जंगली सुअर बुरी तरह नोच रहे हैं। कोलार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लाश का चेहरा और शरीर का ज्यादातर हिस्सा जानवर खा चुके थे। पहचान पाना मुश्किल था। चेहरे का हिस्सा तो बिल्कुल 70% से ज़्यादा जानवरों ने नोच रखा था। बाकी शरीर का हिस्सा भी पहचानने लायक बहरहाल उसमें कुछ नहीं था, सिवा पहने हुए कपड़ों के। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। वहां तक पहुंचने के आने जाने के रास्तों में, अगल बगल के इलाकों में 3-4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद शव पर जो शर्ट थी वो एक सीसीटीवी फुटेज में चलते हुए आदमी से मैच हो गई। पुलिस ने उनका पता किया तो पता लगा कि ये मोहन मीना है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। इसका भाई 5 साल पहले लापता हो गया और ये अपनी भाभी के साथ रहता है। पुलिस ने फौरन उसकी भाभी को पूछताछ के लिए बुलाया। जैसा आप जानते हैं, ऐसे तो कोई बताता नहीं। बहरहाल पुलिस ने उससे सच उगलवा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बातचीत में पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की और ये जानने की कोशिश की कि उसके पति कहाँ हैं, ताकि जो कुछ वो बता रही है उसको कोरिलेट किया जा सके, वो उसका कोई बहुत साफ सुथरा जवाब नहीं दे पाई। उसने ये कहा कि वो 5 साल से लापता हैं, उनका नाम रंजीत था। इस पूरे मामले की विवेचना करने का काम एक वहाँ के अच्छे टीआई हैं, जिनका नाम है विवेचना में चंद्रकांत पाटिल, उनको दी गई। मौके पर पहुंचे। मौके से उन्हें किसी तरह का कोई सबूत मिला नहीं। मोहन मीना को आखिरी बार घर के आसपास ही देखा गया था। उसकी भाभी उर्मिला, उससे उसका झगड़ा हुआ था। घर को अच्छी तरह से लीप पोत के बराबर कर दिया गया था। किसी तरह के ब्लड स्टेन्स उसके घर में नहीं मिले थे। बहरहाल अच्छी तरह से पूछताछ में वो टूट गई और उसने बता दिया कि उसकी हत्या उसने कर दी थी। लेकिन टीआर पाटिल को, टीआई चंद्रकांत पाटिल को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, या समझने के लिए इस बात का पता लगाना जरूरी था कि उसके पति रंजीत का आखिर क्या हुआ और वो कहां चला गया। वो रंजीत की पत्नी यानी उर्मिला और उसके दोनों बच्चों को थाने पर ले आई। थाने पर उनसे पहले बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे माहौल में, बड़े भावनात्मक और सृजनात्मक माहौल में उनसे पूछताछ शुरू की। लंबी पूछताछ के बाद चंद्रकांत पाटिल ने यह नोटिस किया कि उसके 2 बच्चे और मां अपने पिता के बारे में जो बयान दे रहे हैं वो शब्दशः हूबहू एक है। एक एक शब्द वही जो उसकी मां कह रही है, उसका बेटा कह रहा है, उसकी बेटी कह रही है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। चंद्रकांत पाटिल ने सोचा कि 5 साल से इसका पति लापता है
और उससे सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया होगा। लोगों ने पूछा होगा, पड़ोसियों ने पूछा होगा, पुलिस ने पूछा होगा और उसके पति के घर वालों ने पूछा होगा। सैकड़ों साल एक ही सवाल के जवाब देने में जवाब अलग अलग हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ट्यूटर्ड जवाब तो तुरंत, जैसे आज हमसे पूछताछ होनी है और शाम को ट्यूटर किया गया कि आप यही यही बोलेंगे, तो फिर शब्दशः वही बात होती है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी रहे चंद्रकांत पाटिल ने इस बिहेवियर को अनयूजुअल बिहेवियर देखा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ें, जो शब्द आगे हैं वो तीनों में आगे ही हैं, उनको पीछे भी जोड़ा जा सकता था, जो पीछे हैं वो पीछे ही हैं। उसके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बताए कि अगर शब्दों को आगे पीछे भी किया गया होता तो उसका जवाब या उसका अर्थ एक ही होता। चंद्रकांत पाटिल ने उनको बुलाया, बाहर उनको बिठाया, बाहर गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर से वही जवाब सवाल रिपीट करने लगे। इसी बीच में चंद्रकांत पाटिल का फोन की घंटी उनके बजने लगी। मेज पर मोबाइल फोन पड़ा था और फोन की घंटी बजने लगी। उधर से जो भी आवाज आई, नमस्कार के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, मिल गया, खुदाई में मिला, कुछ भी नहीं है, खाली हड्डियां बची हैं। अच्छा ठीक है, और खुदाई करो, देखो उसके शरीर पे और कुछ मिल जाए, आसपास कुछ मिले, तब तक मैं फोर्स लेकर आता हूं। जिस समय वो ये बात फोन पर कर रहे थे, सामने बैठे उर्मिला और उसके दोनों बच्चों के चेहरों के भाव को पढ़ रहे थे। उर्मिला के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, पसीना पसीना हो गई वो। फोन को काटकर उन्होंने फौरन उर्मिला से कहा कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पति का कंकाल जमीन में दबा हुआ खुदाई में मिल गया है। खुदाई में मिल गया है, जमीन की बात ही नहीं की, खुदाई में मिल गया है। अभी जाकर उसकी जांच पड़ताल मैं करता हूं। इतना सुनते ही उर्मिला टूट गई और वो कहने लगी कि साहब, मैं सब सच सच बताती हूं, बस इन बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनको बचा लीजिएगा। चंद्रकांत पाटिल फिर बैठ गए और फिर उसने अपना किस्सा बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसके पति रंजीत विकलांग थे, वो उसको पसंद नहीं करती थी और देवर मोहन के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे। एक बार उसके पति ने देवर और उसको आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, तो देवर के साथ मिलकर उसने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 5 साल पहले देवर और उसने पति की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को साड़ी में बांधकर घर के निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में भीतर दफना दिया। जहां पर दफनाया उस कॉर्नर में एक दीवार खड़ी कर ली, सेप्टिक टैंक को थोड़ा छोटा कर लिया और जहां पर उसे दफनाया था, जहां वो दीवार खड़ी करके सेप्टिक टैंक से अलग कर दिया था, उसके ऊपर एक कमरा बनाकर रहने लगी। चंद्रकांत पाटिल भी ये सुन के परेशान भी हुए और आश्चर्यचकित भी हुए कि 5 साल से ये अपने पति को दफना के उसी के ऊपर कमरा बना के उसी में रह रही है और लोग ये समझ रहे हैं, गांव ये समझ रहा है। लोगों ने तो बताया कि साहब 5 साल हो गया, लोग भूल भी गए कि इसके पति का नाम क्या था। बहरहाल पुलिस ने
मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया और बॉडी के एक्सह्यूम करने की जितनी प्रोसेसेस होती हैं वो प्रोसेस पूरी की। मज़दूरों के साथ मौके पर पहुंचे, बने हुए उस कमरे को गिरा दिया गया और सेप्टिक टैंक के उस हिस्से की खुदाई शुरू की जिसमें उसने अपने पति की लाश को दफनाना बताया था। खुदाई करने पर पति की लाश जो कंकाल में तब्दील हो चुकी थी वो मिल गई। फिर उससे ये पूछताछ हुई कि चलो ठीक है, तुमने अपने पति को मार दिया, तुम्हारे संबंध अपने देवर से हो गए थे, तुम उसे पसंद नहीं करती थी, वो विकलांग था, इस तरह की बात है, लेकिन देवर की हत्या क्यों की, वो भी 5 साल बाद। तो उर्मिला ने यानी भाभी ने, देवर की भाभी ने यानी मृतक जो मिला था वहां पर, मोहन मीना, उसकी भाभी ने ये बताया कि मेरा देवर मेरे पति की हत्या का राजदार था और वो अक्सर इसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया करता था, शारीरिक संबंध बनाने के सिलसिले में या आए दिन शराब पीने के लिए पैसा मांगने के सिलसिले में वो उस पर इसी तरह का दबाव बनाया करता था। उसकी आय किराए पर उठे हुए कमरों से या किराए से होने वाली जो आय है वही, उसी आय तक वो सीमित थी महिला, और उसी से वो पूरे घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाती थी। एक दिन शराब के लिए पैसों की झंझट में जब उसने कहा कि मैं थाने पर जा रहा हूं और पूरी बात बताऊंगा, अभी ये तुम्हारा कमरा तोड़वा के खुदवाऊंगा और भाई की लाश को बाहर निकलवाऊंगा, इतने में ही उसने उर्मिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर डंडे से मार मार कर अपने देवर की हत्या कर दी, मोहन मीना की, और फिर शव को ठेले पर रखकर किराएदार राजेश वाल्मीकि की मदद से कलियासोत नदी के किनारे फेंकवा दिया। फेंकते समय ये तो जरूर सोचा था कि उसे पानी में डाला है तो वो आगे बह जाएगा, लेकिन इस बीच में आवारा कुत्तों और सुअरों की नज़र उस पर पड़ गई। वो खींच के उसे मैदान तक ले आए और उसके एक एक हिस्से को नोच डाला। 5 साल बाद पति के गायब होने का रहस्य जब खुला तो मुकदमा लिखा गया। जो कंकाल मिला उसका डीएनए उसके बच्चों और पत्नी से मिलवाया गया, तो ये शव बच्चों के पिता का निकला, डीएनए मैच कर गया और वो डीएनए उसकी मां से भी मैच कर गया, यानी दोनों बच्चों का डीएनए, खुदाई में मिले हुए कंकाल का डीएनए और उर्मिला का डीएनए सब मैच कर गया। और ये पता लगा कि ये दोनों ही बच्चे जैविक पिता जो रंजीत थे उससे और उर्मिला से ही पैदा हुए थे। भोपाल जिला कोर्ट में अपर सेशन जज युगल रघुवंशी ने उर्मिला को वर्ष 2023 में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी है। दोनों हत्याओं की सजा एक साथ हुई, उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बच्चा चूंकि उसका नाबालिग था जिसकी सहायता से उसने अपने देवर को मारा था, उसको बाल सुधार गृह में रख दिया गया और तब से वो अब तक भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। आज की घटना, साइकोलॉजी में एमए टीआई चंद्रकांत पाटिल ने जिस सफाई से मोहन मीना की हत्या को सॉल्व किया वो काबिल तारीफ है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया था। पहले उन्होंने एक भोपाल में ही एक दृष्टिबाधित बैंक महिला अधिकारी के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार और उसके पैसे और जेवर ले जाने की एक घटना का भी अनावरण किया था, जिसके लिए उसे रुस्तम जी अवार्ड मिला था। और इस 5 साल बाद की सॉल्व की गई मर्डर मिस्ट्री के लिए उसे गृह मंत्री दक्षता पदक भी मिल गया, क्योंकि ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद दोनों मामलों में वो कन्विक्ट कर दिया गया, उसका कन्विक्शन हुआ और इसीलिए अच्छी विवेचना के लिए उसका
उसको ये पदक दिए गए। तो ये पहले भी वो कर चुका है, दक्षता अवार्ड और रुस्तम जी अवार्ड उसे मिल चुके हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शुरुआत में जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तब तो उसका इस्तेमाल उनकी नौकरी उन्हें नौकरी पाने, व्यवसाय अपना इस्टेब्लिश करने या खेती बाड़ी में ही जो जो पढ़ाई लिखाई की गई है उसका इस्तेमाल करके या उसकी वजह से बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में भी उनकी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल उनके सामान्य जीवन में भी होता है, जैसे चंद्रकांत पाटिल के साथ हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपनी मनोविज्ञान की पढ़ाई का पूरा इस्तेमाल किया था। दूसरा उनका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन बिहेवियर में था, तभी वह अपराधी के व्यवहार और साइकोलॉजी को समझ पाता है। उसने जब 2020 में दृष्टिबाधित महिला बैंक अधिकारी के साथ हुई बलात्कार और लूट की घटना का अनावरण किया था, वो भी बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला है। कोविड का दौर था, अपराधियों ने उसके घर में उसके साथ रेप किया, गहने और कैश चुरा ले गए, ब्लाइंड मर्डर था, चैलेंज था। और दूसरा ये है कि आप आरोपी की पहचान कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन परेड में दृष्टिबाधित महिला कैसे उसे पहचानेगी कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसके साथ ये अपराध किया है। खैर, उसका जब ये इन्वेस्टिगेशन चंद्रकांत पाटिल कर रहे थे तो जो महिला अधिकारी का मोबाइल वो चोर उठा ले गए थे और उसके सिम को निकालकर अपने सिम में लगाया था। तो उस बीच में जो सर्विस एसएमएस होते हैं वो उसमें आ गए थे। 1 सेकंड के लिए लगाया और फिर निकाल लिया कि सिम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उससे उसकी जो लोकेशन मिली, चंद्रकांत पाटिल ने उसे ट्रेस करके पकड़ लिया। उसने अपनी घटना कबूल कर ली। लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन परेड इसकी कैसी कराई जाए। बहुत डिटेल में महिला अधिकारियों के साथ बिठाकर उन दृष्टिबाधित महिला बैंक अधिकारी से जब पूछताछ की गई तो उनसे ये पूछा गया कि आप से कन्वर्सेशन में कितने शब्द उसने कहे थे। उसने बताया कि मुझसे सिर्फ ये कहा था कि चुप रहो वरना जान से मार दूंगा। सिर्फ इतनी ही बात उससे हुई थी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा था। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अपराधी ने उसके अलावा 2 शब्द और इस्तेमाल नहीं किए थे। इसके पहले जो अपराधी पकड़े गए या जो संदिग्ध पकड़े गए, उनकी पहचान के लिए जब उनसे कहा गया, उनसे बातचीत कराई गई कि देख सकती नहीं थी वो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, ये आदमी नहीं है। लेकिन जब ये वास्तविक अपराधी पकड़ा गया तो इसे 5 अन्य व्यक्तियों के साथ खड़ा करा के सबसे अलग अलग बोलने के लिए ये कहा गया। लिखा हुआ उन्हें दिया गया था अलग अलग शब्द, ताकि ये 4-5 शब्द, चुप रहो वरना जान से मार दूंगा, ये एग्जैक्ट ये वर्ड तो पढ़ने में सब बना के बोलेंगे, फिर वो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। एक पैराग्राफ जिनमें ये सारे शब्द आ जाते हैं, ये उनसे पढ़वाया गया और महिला अधिकारी को ये बता भी दिया गया कि उनसे पढ़ाया जाएगा। आप देख कर बताइए, कि आप सुनकर बताइए कि इनमें से वो कौन आदमी है जिसने आपसे ये शब्द कहे थे। जैसे ही उस आरोपी साहूलाल उर्फ मनोज की आवाज महिला ने सुनी, उसने तुरंत पहचान लिया और वो गुस्से में, जिसे कहते हैं ना, गुस्से में बिफर पड़ी। और चूंकि इसी को पकड़ा गया था, इसी ने अपना जुर्म कबूल किया था, तो इसलिए कोर्ट में भी ये साबित हुआ और इसमें भी उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। तो जो मैं कह रहा था कि आपकी पढ़ाई लिखाई कभी वेस्ट नहीं होती है। और दूसरा ये कि अपराधी कितना भी चालाक हो या उसने कितनी भी चालाकी से अपराध किया हो, अगर पुलिस अपने पे आ जाए, देखिए पुलिस के पास उसकी सहायता के लिए बहुत से विंग हैं। जैसे अगर आप मान लिया साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप किसी न किसी, आपके थाना क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज होगा, आपके ज़िले में कोई विश्वविद्यालय वो होगा, डिग्री कॉलेज होगा, या बड़े ज़िले में है तो विश्वविद्यालय होगा, और उसमें मनोविज्ञान का एक डिपार्टमेंट भी होगा, उसके एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होंगे, जानकार लड़के भी होंगे। आप उनसे इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं मेडिकल कॉलेज है तो आप मेडिको लीगल केसेस में
जो फॉरेंसिक से के एक्सपर्ट होते हैं, इसके पहले कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसकी जानकारी लें, आप उनकी मदद लेंगे तो आपको वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी पहले ही, हर फील्ड के। जैसे जो विस्फोट होते हैं उसकी जानकारी के लिए आप जो किसी भी पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूशन में एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। डिफेंस की स्टडीज़ जहाँ होती है वहाँ मिल जाएंगे। नहीं आपके ज़िले में है, बगल के ज़िले में है, किसी को भेज के उसके बारे में विशेषज्ञ की राय आप अपने इस्तेमाल के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उनके द्वारा दी गई राय का आप विवेचना में शामिल करके उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, अपनी नॉलेज के लिए आप उसको उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विशेषज्ञों के इस जो भी आईओ यानी कि विवेचनाधिकारी विशेषज्ञों की इन राय से सहमत होकर या असहमत होकर अपनी विवेचना को आगे बढ़ाते हैं, उनको जरूर अपने विवेचना में अपराध के अनावरण में सफलता मिलती है। देखिए, पाटिल ने महिला और बच्चों से बातचीत करने में सिर्फ एक बात ये नोटिस की कि तीनों का बयान शब्दशः एक है, जबकि ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें बदलाव होता है और बदलाव हो जाता है, शब्दों का हेर फेर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तीनों की एज अलग अलग है, तीनों का मेंटल स्टेटस अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो रटी रटाए बयान को बोलना, ये उसके दिमाग में जो शंका है, पाटिल के दिमाग में उसने शंका उत्पन्न कर दी कि जरूर इन्हें पढ़ा लिखा के समझा बुझा के पुलिस थाने में बोलने के लिए कहा गया है। और तभी उसने वो एक फर्जी कॉल करने का और उसमें ये बताने का कि क्योंकि 5 साल से अगर कोई गायब है और कोई पता नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं भागा गया नहीं है, उसके साथ कोई हादसा हुआ है और उन हादसों में एक जो बात हो सकती है कि उसे मार के कहीं गाड़ दिया गया हो। तो एक उसने कोशिश की सिर्फ कि चलो इसको करके देख लेते हैं, और उसी में वो टूट गई और उसका जो साइकोलॉजिकल ड्रामा उसने क्रिएट किया था उसे उसका फ़ायदा मिल गया और गड़ा हुआ शव यानी वो कंकाल रिकवर कर दिया गया। इसलिए अपराध के अनावरण या उसको समझने, अपराध का अनावरण तो पुलिस का विषय हो गया, लेकिन किसी अपराध को समझने के लिए हो सकता है आपसे संबंधित वो अपराध न हो, आपके आसपास घटा हुआ हो, लेकिन उसको समझने के लिए आखिर हुआ कैसे, हल्ला दूसरी तरफ जा रहा है, अखबार दूसरी तरफ लिख रहे हैं, टीवी दूसरी तरफ बता रहा है, तो ऐसे अपराधों को समझने के लिए जल्दबाजी मत करिए और उसके हर पहलू को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बातों में ही बातें निकल कर आएंगी और आपकी समझ थोड़ी और स्ट्रांग होगी। हो सकता है अनावरण के दिशा में ये आपका सहयोग कर सके। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।